हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल और इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास 8 का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, इसी के एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल यानी कि 22 फेब को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 24 फेब को आपका जो एसएसटी का सब्जेक्ट है इसका एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम ये होने वाला है। ठीक है, तो इसी फाइनल के एग्जाम की आपके अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों विद सॉल्यूशन इसी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे इसी पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, जो कि इस पार्ट 2 के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को आपको मैं एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इवन ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होगी और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी, तो आप सभी बच्चे जरूर एंड तक देखिएगा। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में देख लेना जाके। ठीक है, और हाँ बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को 8वीं क्लास के आपके एसएसटी के फाइनल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएसटी फाइनल एग्जाम। चलो बच्चों, एक बार हम लोग पेपर का पैटर्न देखेंगे। तो पेपर जो है आपका ये 2.5 घंटे का आने वाला है और ये 60 नंबर का आएगा। अब पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें ना इसके जो सामान्य निर्देश होते हैं ये पढ़ने होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, पेपर 6 खंड में आपका बटा हुआ होगा और कुल मिला के 14 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो थी इसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 1 से लेके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने डिस्कशन कर लिए थे। अभी 1 से लेके 7 में क्या क्या है भाई, तो देखो, खंड का पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें बेसिकली, जिसमें आपके 15 एमसीक्यू हैं 1 नंबर के, तो ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। खंड खा में आपके 2 से लेके 5 ये 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न है, टोटल 4, ये भी समझा चुका हूं आपको। खंड गा के अंदर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 एंड 7 3-3 नंबर के लघु उत्तरीय, ये भी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो मतलब 15 तो आपको मैंने एमसीक्यू समझा दिए पहले ही, 2 नंबर के क्वेश्चन भी समझा दिए 4 आपके, 3-3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन समझा दिए। तो दैट्स वाई पार्ट 1 कितना इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। ठीक है, अब बच्चों हम इस वीडियो में समझेंगे खंड घा को, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरीय 5-5 नंबर वाले। फिर अपने 5वें खंड में जो हमारे 4 क्वेश्चन है केस आधारित 4-4 नंबर के, इनको डिस्कशन करेंगे। और 5वें खंड के अंदर जो हमारा क्वेश्चन 14 है मानचित्र वाला 5 नंबर का, उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 6ठे खंड के अंदर, खंड 4 के अंदर। अब इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लीजिए। जैसे कि सेक्शन ए के अंदर आपका एक ही क्वेश्चन है बट इसमें 15 एमसीक्यू है। सेक्शन बी के अंदर 2 से 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 6 एंड 7 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन डी के अंदर 8 एंड 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं 5 मार्क्स के। सेक्शन ई के अंदर 4 क्वेश्चन हैं केस बेस्ड एंड 4 मार्क्स। एंड सेक्शन एफ के अंदर एक ही क्वेश्चन है 14, इट इज बेस्ड ऑन मैप 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डी ई एफ ये सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों अपने आज के इस पेपर के पार्ट 2 की वीडियो को। रेडी हो? तो चलिए शुरू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ना जो आपका पेपर है वो इसको निकाल लिया है। अब हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे खंड नंबर घा से। ठीक है, एक बार अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ऑलरेडी आपको मैं पार्ट 1 की वीडियो में समझा चुका हूं। जैसे खंड गा के सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, खंड आपका जो खा है ये क्वेश्चंस हो गए, हिंदी में दिखा रहा हूं अभी आपको, और जो एमसीक्यू वगैरह थे सब आपको मैं समझा चुका हूं पार्ट 1 में। ठीक है, और इसी को मैं एक बार इंग्लिश में निकाल लेता हूं। हाँ, ये रहे बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो बच्चों घा में हमारे जो क्वेश्चन है कैसे हैं, ये क्वेश्चन हमारे 5-5 नंबर के 2 हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पे 8वां वाला, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। कथन की व्याख्या करो। इसका मतलब है बच्चों, जैसे हम भारत के किसान हैं, जैसे आपके पिताजी हैं या फिर जो भी किसान करता है, खेती करता है भारत में, तो वो क्या करता है, वो अपने खाने पीने के लिए कर लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बाजार में बेच भी लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन जो अमेरिका में किसान होते हैं ना, वो खेती कैसे करते हैं, वो पर्टिकुलर
व्यापार के लिए ही खेती करते हैं, उन्हें अनाज बेचना ही बेचना है, इस तरह से खेती करते हैं कि वो उनका काम ही है, गुजारा नहीं है, वो उनका काम है जहाँ से उन्हें पैसा निकालना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो आओ पहले इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द फार्मर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्ट्स एज ए बिजनेसमैन एंड नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ठीक है, ना कि एक भारतीय किसान की तरह। ठीक है, चलो इसका आंसर डिस्कस करते हैं बच्चों एक बार। एक सेकंड, ये देखो बच्चों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे जो लास्ट वीडियो में समझाए मैंने आपको। हाँ, यहाँ से शुरुआत होगा बच्चों हमारा जो खंड नंबर का है दीर्घ प्रश्न का। तो देखो बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान जो है ना वो एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। ठीक है, अब कैसे करता है, तो ऐसे आंसर लिखेंगे इसका, क्योंकि देखो सबसे पहला व्यावसायिक दृष्टिकोण, मैंने पॉइंट भी बना दिए हैं ताकि आप पॉइंट याद रखें और अंदर का मटेरियल तो आप अपने आप लिख ही देंगे। जैसे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण कैसे, अमेरिका में किसान जो है ना वो पारंपरिक खेती की बजाय कृषि को व्यवसाय की तरह संचालित करता है, जहां लाभ कमाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में लोग क्या करते हैं, जैसे भारत में खेती की जाती है किसके लिए, सिर्फ अपने खान पान के लिए, है ना, लेकिन अमेरिका में खेती की जाती है एक व्यापार के लिए, एक बिजनेस के नज़रिए से, जहाँ पे खेती में जितना पैसा लगाएंगे उससे ज़्यादा हम लाभ कमा सकें, इस नज़रिए से खेती करते हैं ये लोग। दूसरा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग। अब अमेरिका में जो किसान होते हैं ये बहुत ही हाई लेवल की जो मशीनें होती हैं और जो सिंचाई होती है, अलग अलग तरीके की सिंचाई की प्रणालियां, उनका उपयोग करते हैं। ये लोग जैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उनको उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, जो किसानी है वो करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाते हैं और मशीनों का उपयोग हो रहा है, सिंचाई प्रणालियों का उपयोग हो रहा है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं ये लोग, है ना। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्पादन, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 1 बीघा 2 बीघा इतनी खेती है किसी के पास में, ज़्यादा 4 से 5 बीघा, लेकिन वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे 100 बीघा 200 बीघा 50 बीघा ऐसे खेती होती है। ठीक है, तो वहाँ खेती छोटे स्तर पे नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर होती है, जिससे लागत कम और लाभ ज़्यादा होता है ना। अगला बच्चों, बाजार और निर्यात पर ध्यान देना। कैसे कि जो किसान होता है ये केवल घरेलू उपभोग के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर उत्पादन करता है। यानी कि जो किसान होता है ना अमेरिका का, वो अपने घरेलू उपयोग के साथ साथ अपने देश में बेचने के लिए भी और विभिन्न देशों, अन्य देशों में बेचने के लिए भी उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन भारत का किसान केवल अपने घर के लिए ही और थोड़ा बहुत ऐसे वैसे इस ये होता है। फिर आता है सरकारी नीतियों का सहयोग। बच्चों, अमेरिका में जो सरकार है ना वो किसानों को सब्सिडी भी देती है, उन्हें ऋण भी देती है और उन्हें टेक्नोलॉजिकल जो सहायता वो भी प्रोवाइड करवाती है, जिससे वे खेती में एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन बन सकें। इसके अलावा लाभ और कुशल प्रबंधन, अर्थात खेती वहाँ ना एक संगठित उद्योग की तरह होती है। जैसे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है ना, वैसे वहाँ पे खेती की जाती है, जहाँ उत्पादन, विपणन और आपूर्ति श्रृंखला का प्रभावी प्रबंधन किया जाता है इस तरीके से। तो बच्चों, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका के लोग जो खेती है ना वो खेती नहीं, खेती को बिजनेस की तरह करते हैं। एक तो उनका दृष्टिकोण ऐसा है, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है और वो बाजार, अपने देश के बाजार, बाहर के देश के बाजार के लिए भी बनाते हैं, मतलब खेती करते हैं। सरकारी नीतियों में उन्हें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, लाभ और प्रबंधन भी ये लोग सही कर पाते हैं इसीलिए, है ना। अब इसी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। इन द यूनाइटेड स्टेट्स अ फार्मर एक्ट्स लाइक अ बिजनेसमैन बिकॉज इट्स बिजनेस पर्सपेक्टिव, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन, focus on market and export, support of government policies, benefit and efficient management, इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है बच्चों। पहला तो है सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। कथन के आलोक में उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। देखो सिंपल सा क्या करना है बच्चों, आपको बताना है हमारे देश का जो भारत का लोकतंत्र है, ठीक है, वो कैसे पावरफुल है, कैसे मजबूत है, ये बताइए। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। सिंपल सा क्या बताना है आपको कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कैसे स्ट्रांग है, इसके बारे में। तो आओ बच्चों समझाते हैं अच्छे तरीके से। ओहो, देखो देखो देखो, अब ध्यान से समझो। सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। ये वे प्रावधान जो वर्णन यहाँ पे हम बता रहे हैं वो मजबूत बनाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, वे प्रावधान जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।
सबसे पहला प्रावधान है बच्चों संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात भारतीय लोकतंत्र का जो आधार है वो संविधान है, जो कि नागरिकों को अधिकार भी देता है और उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित भी करता है। ठीक है, तो संविधान सर्वोच्च है, जो नागरिकों को अधिकार भी देता है और लोकतंत्र का आधार भी है। मौलिक अधिकार, हमारे देश में लोकतंत्र को और पावरफुल बनाने के लिए मौलिक अधिकार एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये हमें स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार ये सभी प्रदान करते हैं, जिससे कि लोकतंत्र और ज़्यादा पावरफुल बनता है बच्चों। ठीक है, फिर निर्वाचित सरकार, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार लोकतंत्र को सहमति आधारित शासन प्रणाली बनाती है। यानी कि निर्वाचित सरकार का मतलब क्या हो गया, जैसे हम वोट देते हैं ना, तो वोट के माध्यम से हम अपनी सरकार को चुनते हैं, तो इससे लोकतंत्र जो है ना वो और पावरफुल और मजबूत बनता है। अगला बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि जो शासक होता है ना हमारा नेता, उसको चुनने की प्रक्रिया बहुत ही स्वतंत्र है, और ये प्रक्रिया कौन से ही करवाता है अच्छे से, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग जिसे कहते हैं, वो करवाता है। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि हमारी संसद है, न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, विधायिका है, ये सभी मिलकर लोकतंत्र को संतुलित और प्रभावी बनाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो होती है ना, ये सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होकर नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है, विवादों को सुलझाती है, और भी बच्चों बहुत सारी बातें हैं, जैसे संघवाद भी एक कारण है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना। इस तरीके से बच्चों बहुत सारे पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट है 5 से 6 वो बता दिए। अब इंग्लिश में देखेंगे तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्ट गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और आ जाएगा यहाँ पे तो फेडरलिज्म एंड डिक्टेटरशिप एंड मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस, रोल ऑफ द अपोजिशन, इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो। क्या है, कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की भूमिका का वर्णन करो। यानी कि जो कानून बनता है बच्चों, इसमें संसद की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये बताइए, क्या रोल होता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या रोल है इसका। हाँ देखो बच्चों, जो भारतीय संसद है इसकी कानून की निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इस कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया आमतौर पे ना 3 चरणों से पूरी होती है। कौन से वो 3 चरण, एक होता है प्रस्ताव, फिर होता है विचार विमर्श और पारित करना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बच्चों विधेयक का प्रस्ताव, यानी कि कोई भी विधेयक, ये साधारण हो या फिर वित्तीय, वित्तीय यानी कि पैसों से संबंधित। ठीक है, साधारण या वित्तीय विधेयक पहले तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, कहीं पे भी लाया जा सकता है। ठीक है, और ये सरकार की तरफ से लाया जा सकता है, जैसे कि वो होते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री वगैरह, जो मंत्री लोग हैं, ये कोई विधेयक लेके आते हैं तो इसे हम सरकारी कहते हैं। और इसके अलावा कोई और पेश करेगा इन मंत्रियों के अलावा तो समझ लो वो गैर सरकारी है। अब ये आ गया भाई संसद में। ठीक है, कोई विधेयक संसद में आ गया तो अब होगा विचार विमर्श और संशोधन, यानी कि सदन में विधेयक पे सभी सांसद मिलकर विचार करेंगे कि ये जरूरी है या नहीं है, इसके जो परिणाम है वो क्या निकलेंगे, इसके सकारात्मक नकारात्मक परिणाम क्या निकलेंगे। ठीक है, और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर आता है पारित करना और राष्ट्रपति को स्वीकृति देना। अब जैसे राज्यसभा लोकसभा ने दोनों ने कहा कि भाई ये कानून बनना चाहिए, तो अब क्या होगा, ये अब पारित कर देंगे ये लोग, तो अब ये विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति इस पे अपने साइन कर देगा यानी कि स्वीकृति दे देगा तो ये कानून बन जाएगा। इस प्रकार संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कानून निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करती है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से कानून बनता है। अब इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो ये रहा बच्चों यहाँ पे, और प्रपोजल ऑफ द बिल, ठीक है, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स, पासिंग एंड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, तो इस तरीके से खंड घ पूरा हुआ। अब हम लोग अपने अगले खंड को देखेंगे, अगले सेक्शन को, जो कि है हमारा ये पांचवा है, केस आधारित वाला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप इस केस को पढ़ेंगे, इस केस आधारित को, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़ूंगा अच्छे से, फिर आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, नादिर शाह के अतिक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया।
ठीक है। इनमें से एक एक ने मुगल कोच से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरह से किया था, क्या? 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनसे कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली में आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है, जो कभी कभी मालिक थे, बड़ी आबादी दर्दनाक हालत में आ गए। ठीक है, पहले पहले मालिक थे, इस लूट के बाद वो भी बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता, ऐसी स्थिति थी। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, अलग थलग पड़े लोगों को, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया था। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अभी बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। ठीक है, तो नादिर शाह ने क्या किया ये उसके बारे में है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये रहे, और इसके जो क्वेश्चन के आंसर है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदला, है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किसने बदला था, ये रहा, देखो, नादिर शाह। किसने बदला था? नादिर शाह ने बदला था, है ना? तो वही आंसर सेम। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे भी बेघर हो गए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस कथन का आशय है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली के अमीर और संपन्न लोग जो कभी आलीशान मकानों में रहा करते थे, उनकी संपत्तियां लूट ली गई, उन्हें बेघर कर दिया गया। जिनके पास धन दौलत प्रतिष्ठा थी वे भिखारी बन गए, वे घरों से बाहर निकलकर भटकने लगे। ठीक है, ये चीजें थी। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के कोई दो प्रभाव लिखिए। तो एक तो आर्थिक प्रभाव पड़ा था, एक सामाजिक और जनजीवन पे। तो आर्थिक प्रभाव क्या था बच्चों, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आर्थिक प्रभाव क्या था? नादिर शाह ने दिल्ली से अपार धन संपत्ति लूट ली, जिसमें सोना चांदी जवाहरात और कीमती वस्तुएं शामिल थी। इसमें मुगल साम्राज्य की एक आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और उसका जो कोष था, ठीक है, वो खाली होगा, राजकीय कोष। अब सामाजिक और जनजीवन पे प्रभाव, तो इस अतिक्रमण में हजारों निर्दोषों लोगों की हत्या कर दी गई, हजारों निर्दोषों लोगों की हत्या, जिससे जनता में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई। अमीर और संपन्न लोग भिखारी बन गए और कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए। दिल्ली पूरी तरह से इसकी सामाजिक व्यवस्था नादिर शाह ने इसको तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, आप अपने इस सोर्स को, ठीक है, जो आपको पैसेज दिया गया इसे पढ़ें यहाँ से। ये इसके तीनों क्वेश्चन है। आप ना वीडियो को पॉज कर लें, इसको पढ़ें, और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th के। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका तीसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो। ओके, देखो हिंदी में समझाता जाऊँगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन का आंसर दिखा दूंगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो अब हमारा जो अगला वाला है ना, ये आपकी आई थिंक ज्योग्राफी से है ना। क्वेश्चन 11 देखो क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु की परत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। जो पैरावैग्निक किरणें होती है ना, उससे हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार की गैसें, धूल कण, ठीक है, मतलब ऐसी कई प्रकार की गैसें बच्चों, कई प्रकार के धूलकण हैं, जलवाष्प हैं, ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सभी सजीव संसार इसका निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल हमारा किन पदार्थों से मिलकर बना है? जैवमंडल का अर्थ क्या है? वायुमंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों जल्दी से। देखो, अभी हमने पैसेज में पढ़ा है ना, कि वायुमंडल जो है बच्चों,
ये किन पदार्थों से मिलकर बना है? ये विभिन्न प्रकार की गैस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इस तरीके से। इसमें वायुमंडल में गैसों के अलावा धूलकण हो गए, जलवाष्प हो गए, ये सभी भी हैं। अब जैवमंडल क्या होता है बच्चों? तो जैवमंडल पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, इसमें पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सब शामिल होता है। ठीक है, तो जैवमंडल क्या है बच्चों? ये जल, थल, वायु का एक ऐसा जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव मिलकर अपना जीवन जीते हैं। वायुमंडल हमारे लिए कैसे लाभदायक है बच्चों? तो वायुमंडल ना हमें सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, पैरावैग्निक किरणें, जैसे कैंसर, त्वचा रोग, ऐसे रोग होते हैं, तो उससे बचाता भी है और जो तापमान होता है, टेम्परेचर, उसको कंट्रोल रखता है, इसलिए लाभदायक है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य आवश्यक गैसों की आपूर्ति भी करता है और जीवों को जीवन जीने के लिए संभव भी बनाता है। ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों ये जो हमारा पैसेज था, इसका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, ये था हमारा पैसेज। ठीक है, जिसमें एक तो एटमॉस्फेयर की बात है और एक बायोस्फीयर की बात है, और इसके ये 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर मेड ऑफ, व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर, एंड हाउ इज द एटमॉस्फेयर बेनिफिशियल टू अस। तो देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ एंड बायोस्फीयर का मेन क्या है और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, सब मैंने लिखा हुआ है बच्चों ईजिली तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला वाला देखते हैं। ये हमारा अगला वाला गद्यांश जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ये 12वां है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इजी भी है। देखो क्या लिखा हुआ है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। अर्थात देखो, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है ना। हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्र यानी कि इलेक्शन जोन होते हैं, और हर निर्वाचन क्षेत्र से, हर इलेक्शन जोन से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो कि विधानसभा का सदस्य होता है, यानी कि विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, कभी सोचा है आपने? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को ही बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबकों का विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है, जिसको बहुमत मिलता है उसको, उस राजनीतिक दल को बोलते हैं सत्ता पक्ष, याद रख लेना, सत्ता पक्ष। और जो विरोधी दल होता है, मतलब जो बाकी जो हो जाते हैं ना, जो जीत गया वो हो गया सत्ता पक्ष, और जो नहीं जीता वो विरोधी पक्ष हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है? जो राज्य सरकार होती है, इसके गठन में सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो आओ समझिए। देखो, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बच्चों? ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र किसी राज्य या देश का वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुनती है। राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोगों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं या सांसद कहते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के गठन में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, इसका मतलब क्या है? तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि जिस राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत मिल जाती है, जो सरकार बनाता है जो दल, वो सत्ता पक्ष है, और इसके अलावा जो बच गए बाकी के दल हैं वो हमारे विरोधी पक्ष हो गए। बस हो गया आंसर। अब इसको इंग्लिश मीडियम में एक बार आप पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों, यहाँ पे ये आपका पूरा पैसेज है। क्वेश्चन भी देख सकते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी है। ठीक है, आपको मैं ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड व्हाट आर द पीपल इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द स्टेट असेंबली कॉल्ड, एमएलए बोलते हैं उनको। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होती है रूलिंग पार्टी, क्या होती है अपोजिशन? रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, अपोजिशन जो हार गई है, बस ये होती हैं। तो रूलिंग पार्टी एक ही होगी, बाकी जितनी पार्टियां वो अपोजिशन में आ जाएंगी। ओके, चलो एक आखिरी हमारा पैसेज आता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपने इस मैप को। मैप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराऊंगा बच्चों, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलो देखते हैं हमारा अगला पैसेज। तो ये अगला पैसेज बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है, पढ़ते हैं इसको। क्या कहा गया है? सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है ना, प्राकृतिक संसाधन, इसमें भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत की भी सभी भाग आवास योग्य नहीं, यानी कि हर जगह पे लोग नहीं रह सकते हैं।
मुख्य भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का अलग वितरण है। यानी कि वहाँ का ना जलवायु कैसी है, इसके माध्यम से लोग जो है ना हर जगह अलग अलग फैले हुए हैं। जैसे कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जल आक्रांतता, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, सघन क्षेत्र, ये विरल तथा निर्जन है। जो मैदानी इलाके हैं, नदी घाटी के इलाके हैं, ये कृषि के लिए अच्छे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है। विश्व के ज़्यादातर लोग यहीं रहते हैं। अब क्वेश्चन है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्यों है? मरुस्थलीय एवं सघन वन वाले क्षेत्र हैं, इनकी अपेक्षा मैदानी इलाकों और नदी घाटियों में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है भाई? क्योंकि ये कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। विश्व जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? तो उसके कारण यहाँ पे दी गई ये रही, है ना। तो एक बार देखते हैं, आपको सारे कारण बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप बताओगे कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए बच्चों क्योंकि भूमि कृषि, उद्योग, आवास, वनस्पति और जल संचयन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं। ठीक है। इसके अलावा मरुस्थलीय एवं सघन वन वाले क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी इलाकों में, नदी घाटियों में जनसंख्या ज़्यादा क्यों होती है बच्चों? इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो मैदानी इलाके होते हैं ना, नदी घाटी के इलाके, ये ना जल यहाँ पे अच्छा होता है। जल अच्छा तो नदियाँ होती हैं तो मिट्टी उपजाऊ होती है, अच्छी कृषि की जा सकती है, यहाँ पे आवास भी अच्छे बनाए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन अच्छा होता है ना। जबकि मरुस्थलीय भाग जो होते हैं ना, सघन वन वाले, यहाँ पे काफ़ी कठिन जलवायु होती है, इसी लोग यहाँ पे कम रहते हैं। आगे बच्चों कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। हाँ भाई, ये सही है कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। कैसे? जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोतों की उपलब्धता और रोजगार के अवसर, ठीक है, इनके कारण लोग जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है। और जहाँ पे प्रतिकूल परिस्थिति होगी वहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहेगा, है ना। शहर और औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं तो जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, रेगिस्तानी इलाके हो गए, घने जंगल के इलाके हो गए, यहाँ पे थोड़ी ना कोई लोग रहेगा, है ना। तो यही बात है, जहाँ पे अनुकूल दशाएं हैं, जहाँ पे सुविधाएं हैं, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, है ना। अब इसी वाले पैसेज को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ये आपका पूरा का पूरा पैसेज है और ये आपके क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। ठीक है। मैं आपको सीधा, आप पैसेज पढ़ के देखिए, इसको मैं आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है। ये रहे पहला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप। तो लैंड इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, वाई? तो क्यों है बच्चों एक नेचुरल रिसोर्स? इसके अलावा वाई इज द पॉपुलेशन फाउंड मोर इन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज देन अ डेजर्ट एंड डेंस फॉरेस्ट एरियाज? तो क्यों पाई जाती है बच्चों, ये भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन। तो कैसे है बच्चों, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है। अब मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा तो मैप मैंने भरा हुआ है, अभी दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा अभी जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो बच्चों, अब हम लोग अपने अगले खंड को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे मैप। ठीक है। क्या रहेगा अभी हमारा खंड? चाहे मैप यानी कि मानचित्र आधारित। तो इंग्लिश में भी निकाल लेते हैं एक बार। सेक्शन एफ होगा बच्चों मैप बेस्ड क्वेश्चंस का। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया गया कि भारत का जो मैप आपको दिया जा रहा है, इसमें जो भी यहाँ पे 6 जगह दी गई हैं, इनमें से किन्हीं 5 को आपको अपने मैप में भरना है। ठीक है। क्या क्या जगह का नाम है? दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस, अलीगढ़, ये सभी है जो कि आपको अपने उसमें मैप में भरनी है। ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। और इंग्लिश में देख लेंगे, ये आपको जो है ना 6 स्टेट, इनमें से किन्हीं 5 को आपको लोकेट करना है इंडिया के मैप पे। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड, विजुअली इम्पायर्ड, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन है। अब जैसे ये मैप है, ये पूरा खाली है, इसी में आपको भरना अच्छे तरीके से। हिंदी में देख लेंगे पूरा खाली है। अब इसी को मैंने अपने हिसाब से अपनी राइटिंग में भरा, लेकिन ये जो है ना क्या बोलते हैं, जब इमेज मैंने इसका क्लिक किया तो थोड़ा सा इसमें धुंधलापन आ गया। कोई बात नहीं, आप इसको ढंग से समझ सकते हैं, मैं अभी आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है। जैसे कि देखें, दिल्ली आप सभी को पता है, दिल्ली कहाँ है? ये वाली जगह आपकी दिल्ली है, जहाँ पे मेरा पेन अभी जा रहा है। ठीक है। ये दिल्ली है आपका, जहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है। बरेली देखेंगे तो इस वाली जगह पे आपका बरेली है। ठीक है। यहाँ पे आपका अलीगढ़ आ जाता है, लखनऊ यहाँ पे है बच्चों आपका, वाराणसी यहाँ पे है और झांसी यहाँ पे है। ठीक है। एक ना खाली मैप लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमने लिया खाली मैप, इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, केवल हम जो हमें भरना वहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन करके रखता हूँ, जो हमें भरना है केवल, है ना, तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, ये सही है। अब ध्यान से सुनो, जो हमारा ये वाला भाग है ना, ये वाला देखो, ये वाला भाग, ठीक है,
ये वाला भाग क्या है बच्चों, ये है दिल्ली, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये है दिल्ली। इसके नीचे आएंगे बच्चों, दिल्ली के नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आगे की तरफ, तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये है बच्चों हमारा अलीगढ़, ठीक है। मैं ए लिख देता हूँ तो आप समझ जाओगे ना, ए यानी कि अलीगढ़, ठीक है, ए यानी कि अलीगढ़। अब यहाँ पे ये वाला जो भाग है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा बरेली है, क्या है बच्चों, बरेली। फिर और नीचे आएंगे तो इस वाले भाग में यानी कि इस वाली जगह पे, ठीक है, इस वाली जगह पे ये बच्चों हमारा लखनऊ है, क्या है, लखनऊ। यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे बिहार की तरफ, ठीक है ना, तो यूपी में बिल्कुल नीचे की साइड यहाँ पे ये आपका क्या है बच्चों, वाराणसी, क्या है, वाराणसी। और ये वाला जो भाग है बच्चों यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, ये है बच्चों आपका झांसी, ठीक है, क्या है ये वाला भाग, ये भाग है आपका झांसी। ओके, तो ये आपका मैप हो गया बच्चों, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ है और इतनी तैयारी बहुत है आपके लिए, ठीक है। बच्चों एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास ना पिछले साल का भी सैम्पल पेपर है, ये रहा, ठीक है, ये आपका ना 2023, ठीक है, 2023 और 2024 का ये सैम्पल पेपर है, पिछले सेशन के, पिछले फाइनल एग्जाम का। तो अगर आप सभी बच्चों को इस वाले सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो ना बच्चों कि आपको मैं इस वाले पेपर का भी सॉल्यूशन करवाऊं, तो आप ना मुझे एक कमेंट करें, एक स्पेशल कमेंट करना है। और वो कैसे करना है ये भी सुन लो, आपको एक कमेंट करना है, आपको लिखना है नीड, ठीक है, ऐसे लिखना है, नीड सेकंड, ठीक है, नीड सेकंड एसक्यूपी, ये लिखना है आपको, ठीक है, नीड सेकंड एसक्यूपी। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे बच्चों मैं डेफिनेटली आपके लिए इसको लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसके बाद कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं आपके, 2-2 नंबर के हो गए, 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप सारे बच्चे ज़रूर और जल्दी से जल्दी मुझे बताएं कि आपको ये चाहिए या नहीं, ठीक है बच्चों। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उतनी जल्दी लेके आऊँगा। और हाँ, सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चों आप चाहते हैं कि आपको दूसरा पेपर भी करवाया जाए सॉल्व करके, ठीक है। तो बस बच्चों आज की हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज मैंने आपको पूरा समझा दिया है आपका जो सैम्पल पेपर 1 है, ठीक है, पूरा हो गया, हमारा पार्ट 2 पूरा हो गया है, एंड आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और बच्चों 8वीं के साथ साथ आप 9th भी हमसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली हम पढ़ाएंगे, तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।